Hello and welcome to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. Harminder. Before moving ahead, let's go for a quick recap of whatever we have done in the previous lecture. बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैरामीटर्स डिस्कस किए थे प्लांट्स में. उसके अलावा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही हायर ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस की थी इन डिटेल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. सो हमने सेक्सुअलिटी डिस्कस की थी प्लांट में. कुछ कॉमन टर्म्स जैसे मोनोशियस, डायोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट्स, ये सारे टर्म्स डिस्कस किए थे. देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में डिस्कस की थी एंड एनिमल्स में भी सेक्सुअलिटी. तो जिन्होंने ये सारी चीज़ें मिस की है, आप इसको रिकैप करने के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं. आज की क्लास इन सारे टॉपिक्स के अहेड है. ठीक है. तो आज हमने स्टार्ट करना है नया टॉपिक. एंड द टॉपिक टुडे इज इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली कि इसमें दो तरह के पेरेंट्स होंगे. एक बॉडी में ही गमीट्स बन सकते हैं दोनों टाइप के, या दो अलग अलग बॉडीज हो सकती हैं जहाँ पे गमीट्स बनते. तो गमीट्स तो बन गए, लेकिन क्या एग्जैक्ट फिनोमेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हमने वो यहाँ पे अंडरलाइन करना है, वो हमने समझना है. तो बेसिकली इवेंट्स क्या होते हैं? सीक्वेंशियल स्टेप्स. ठीक है. तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वहाँ पे जो इवेंट्स होने हैं उनको हम बेसिक 3 कैटेगरीज में डिस्कस करने वाले हैं. ये 3 कैटेगरीज हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या इवेंट्स आते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा. ठीक है. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना चाहिए. ठीक है. फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना चाहिए? गमीट्स बनने चाहिए, फिर उन गमीट्स का ट्रांसफर होना चाहिए. ठीक है. सो दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है? पहली इवेंट है गमीटोजेनेसिस. जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, गमीटोजेनेसिस. जब भी कहीं आप टर्म पढ़ोगे जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स टू फॉर्म. यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? गमीट्स. इसीलिए टर्म क्या है? गमीटोजेनेसिस. सो फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज गमीटोजेनेसिस. अब अगर मैं गमीट्स की बात करती हूँ तो गमीट्स क्या है? वो प्रोपोग्यूल्स या वो पार्ट जिनसे आगे रिप्रोडक्शन होगी. सो मेल गमीट्स बनाएंगे एंड फीमेल गमीट्स बनाएंगे. सो इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया है? गमीटोजेनेसिस. अब ये जो गमीट्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग कि ये सिमिलर कैरेक्टर के हैं, सेम दिखते हैं बाहर से मॉर्फोलॉजिकली, तो हम इनको क्या कहेंगे. अगर ये डिफरेंट दिखेंगे तो क्या कहेंगे. ठीक है. सो गमीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स. अगर दो गमीट्स जो हम देख रहे हैं उनकी अपीयरेंस सिमिलर है, देखने में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल. जैसे यहाँ फिगर ए पे हम देखें. फिगर ए पे क्या दिख रहा है हमें? दो सिमिलर से दिखने वाले कैरेक्टर्स यहाँ पे या स्केचेस हैं. यहाँ पे दोनों की छोटी छोटी बॉडीज हैं, दोनों पे फ्लैजेला लगे हैं. आप इनको देखकर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें से मेल गमीट कौन सा है, फीमेल गमीट कौन सा है, या ये दोनों सेम है कि या डिफरेंट है. तो जब हम गमीट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो मेल है या फीमेल, तो उनको हम होमोगमीट्स या आइसोगमीट्स कहेंगे. ठीक है. सो होमो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम. सो ऐसे गमीट्स जहाँ पे मेल एंड फीमेल्स को डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते, दोज आर होमोगमीट्स और आइसोगमीट्स. ये कुछ एल्गेज में इस तरह के गमीट्स मिलते हैं. अगर मैं फिगर बी एंड सी की बात करूं, इस केस में हमें
ये जो दो गमीट्स दिख रहे हैं ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं? डिसिमिलर, देखने में एक जैसे नहीं है। क्योंकि ये देखने में एक जैसे नहीं है, ये डिसिमिलर नेचर के हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? हेटेरोगमीट। ठीक है। अब इन हेटेरोगमीट्स में जो मेल काउंटरपार्ट है उसको हम एंथेरोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल कंपोनेंट है उसको हम एग या ओवम कहेंगे, राइट। सो पहली इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड इसमें हमने पहला इवेंट डिस्कस किया है गमीटोजेनेसिस, गमीट्स का फॉर्मेशन। अगर गमीट सेम है तो हम इनको होमोगमीट्स या आइसोगमीट्स कहेंगे, अगर वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है तो हम इनको हेटेरोगमीट्स कहेंगे, राइट। ओके। अब हमने डिस्कस करनी है कि ये गमीट्स बनते कैसे हैं। ठीक है। अगर मैं गमीट्स की फॉर्मेशन की बात करूं तो डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, गमीट्स बनने के लिए माइटोटिक डिविजन्स भी हो सकती हैं, मियोटिक डिविजन्स भी हो सकती हैं। ठीक है। जो हमने इनमें लर्न करना है वो ये कि अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही हैं, तब इनमें माइटोटिक डिवीजन से गमीट बनेंगे। लेकिन अगर पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड है तो इनमें गमीट्स बनेंगे मियोसिस से। इससे क्या क्लियर होता है? जो माइटोटिक डिवीजन है वो इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। तो अगर मैं गमीट फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो मोनोरेंस, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइट्स जिनकी हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है उनमें माइटोटिक डिवीजन से गमीट बनते हैं। माइटोटिक डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गमीटोजेनेसिस, लेकिन जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म और ज़्यादातर एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स में जो पेरेंटल बॉडी है दैट इज डिप्लॉयड, और इनके जो गमीट्स हैं जिस प्रोसेस से बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस। मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, एंड माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है। तो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल गमीट बनने वाले सेल्स होते हैं। इन गमीट मदर सेल्स को हम मियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। सो जो मियोसाइट्स है वो गमीट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर मैं मियोसाइट्स की बात करती हूँ तो मियोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होती है। इस मियोटिक डिवीजन की वजह से जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ हो जाता है। ठीक है। और डिप्लॉयड मियोसाइट से हैप्लॉइड गमीट बन जाते हैं। इस चीज़ को क्लियरली समझने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे हमने ह्यूमंस में सीखा था जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं वो कितने पेयर्स होते हैं? यस, इट इज़ 23 पेयर्स। लेकिन अब ये 23 पेयर्स क्या एग एंड स्पर्म दोनों में होते हैं? नहीं। जो स्पर्म की कंटेंट है दैट इज ओनली 23, जो एग की कंटेंट है दैट इज ओनली 23 क्रोमोसोम, और जब ये एग एंड स्पर्म मिलेंगे देन इट विल रिस्टोर 23 पेयर्स, यानी कि 23 प्लस 23 जो एक्चुअल पेरेंटल बॉडी की कॉम्पोजिशन होती है, राइट। सो अगर मैं मियोसाइट्स की बात करूं तो मियोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन होगी, क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएगा। इस चीज को समझने के लिए हमने एक चार्ट डिस्कस करना है, एंड ये जो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने इनके मियोसाइट्स नंबर एंड इनके गमीट्स के नंबर को लर्न करना है। ठीक है। टेक कॉमन एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स हो गए, यानी कि मियोसाइट नंबर 2n कितना है यहाँ पे? 46। लेकिन अगर मैं ह्यूमन गमीट की बात करूं, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना है? 23। सो मियोसाइट से
आधे नंबर हो जाएंगे हमारे गमीट की कॉम्पोजिशन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको गमीट का क्रोमोसोमल नंबर पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको मियोसाइट का नंबर दिया हो, आपने गमीट बताना हो, गमीट का नंबर दिया हो, आपने मियोसाइट बताना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी है डायरेक्टली उन्होंने मियोसाइट नंबर या क्रोमोसोमल नंबर पूछ लेना है आपसे क्वेश्चंस में। लाइक द क्वेश्चन कैन बी एप्पल में कितने मियोसाइट्स होते हैं, सो ऑब्वियसली द आंसर इज 34। तो ये जो चार्ट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपने इसको डेफिनेटली लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। एंड ये चार्ट जब हम क्लियरली इवेलुएट करेंगे, देखेंगे, तो हमें सिंपल सी चीज़ समझ आ जाएगी कि जो पेरेंटल बॉडी है उसमें जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम्स गमीट में होते हैं। रीज़न क्या है आधे क्रोमोसोम होने का? अगर क्रोमोसोम उतने ही होंगे तो जब दो डिफरेंट सोर्सेस से क्रोमोसोम्स मैच होंगे तो क्रोमोसोमल नंबर बढ़ जाएगा। हम नहीं चाहते कि क्रोमोसोमल नंबर स्पीशीज़ में बढ़े। बेसिकली अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो वो हेल्प करती है स्पीशीज़ में नंबर को सेम रखने की। इसीलिए मियोसिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप इन गमीटोजेनेसिस। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है कि कौन सी प्रोसेस है जो क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन करती है, माइटोसिस, मियोसिस, बोथ या नन? आंसर इज मियोसिस। ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मियोसिस एंड गमीटोजेनेसिस आर इंटरलिंक्ड। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट करके समझाने की कोशिश करनी है, राइट। ओके, अब हमने गमीट बनने की बात कर रही है। गमीट बन गए, लेकिन मेल गमीट बनते हैं मेल बॉडी के अंदर, फीमेल गमीट बनते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। अब जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं तब तक जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे मैकेनिज्म नहीं बनेगा। तो बेसिकली गमीट्स बनना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस गमीट्स का ट्रांसफर भी होना चाहिए। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्री फर्टिलाइजेशन इज गमीटिक ट्रांसफर या गमीट ट्रांसफर, राइट। तो जब गमीट्स बन जाएंगे तो उनमें फिजिकल एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से मिले, फ्यूज हो जाए और फ्यूज होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो अब इसके लिए जो भी गमीट बना है उसका कैरेक्टर उसके गमीटिक ट्रांसफर का रीज़न बन सकता है। जैसे कुछ एल्गीज हैं एंड फंजाइज हैं जहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल गमीट मोटाइल होते हैं। ऐसे गमीट्स क्या कर सकते हैं, वाटर या किसी मीडियम और किसी एजेंसी की प्रेजेंस में स्विम करके एक दूसरे तक पहुँचते हैं, उनकी फ्यूजन होती है एंड आगे प्रोसेस कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ मेल गमीट मोटाइल होता है एंड जो फीमेल गमीट्स होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं, ठीक है। सो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ट्रांसफर भी वेरी करेगा, डिफर करेगा, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, जैसे algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ये जो लोअर या सिंपल प्लांट्स हैं इनमें वाटर एक मीडियम ऑफ ट्रांसफर का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी मेल गमीट्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस में मूव कर कर फीमेल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब जब भी मेल ने ट्रैवल करके फीमेल तक पहुंचना है तो मेल बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? ताकि अगर रास्ते में जो लॉस होता है उसको हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। To fulfill the loss that can occur while transfer of gamete, the number of male gamete is usually several thousand times more than the number of female gamete produced, ठीक है। और जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनमें मेल गमीट्स पोलन ग्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे गिरेंगे, पोलन ट्यूब बनेगी, वो पोलन ट्यूब जाके एग अपरेटस में एंटर करेगी
और जो मेल गमीट है वो जाइगोट एंड एंडोस्पर्म दोनों को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? ये तो होते हैं एंथर में, और इन्होंने गिरना कहाँ है? स्टिग्मा पे। सो जब एंथर बर्स्ट करेगा ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल सच एज इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, प्लांट्स के अकॉर्डिंगली इन गमीट्स को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब यही प्रोसेस को और क्लियरली समझने के लिए हमने कुछ और टर्म्स भी सीखने हैं, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, बाइसेक्सुअल प्लांट जैसे पी में दोनों सेक्सेस कैसे हैं? एक ही बॉडी के अंदर है, तो उनमें ये ट्रांसफर इजीली हो सकता है। लेकिन जितने भी डायोशियस प्लांट है जहाँ पे मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी अलग अलग हैं, वहाँ पे हमें कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, ये एबायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक एजेंट जैसे विंड, वाटर, ये हेल्प कर सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये हेल्प कर सकते हैं। इन एजेंट्स का काम क्या होगा? इन एजेंट्स का काम होगा एंथर से पोलन को पिक करके स्टिग्मा पे ले ऑफ करना, ठीक है। तो ये जो मेथड है जिससे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन डायोशियस प्लांट्स के केस में ये पॉलिनेशन कैसे हो जाएगी? क्रॉस, ठीक है। सेम यही तरीका गेमेटिक ट्रांसफर का एनिमल्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे एजेंट्स वर्क करते हैं या कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी इवॉल्व किए जाते हैं एनिमल बॉडी में जो गेमेटिक ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। सो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में बेसिकली गेमीट ट्रांसफर के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे ह्यूमंस के केस में पेनिस एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ओके, अब हमने सेकेंड इवेंट डिस्कस करना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गेमीट्स की। इसको हम सिनगेमी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा है, पिछले स्लाइड्स में देखा है कि जो मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैं इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो फिर से वो डिप्लॉयड सेल या जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन किसकी? मेल एंड फीमेल गेमीट्स की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिनगेमी। जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हमने 3 तरीके की सीखनी है। पहला तरीका है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब इसमें फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर होगी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहाँ होगा? बॉडी के बाहर। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गे, फिशेस, एम्फीबियंस, इसमें क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में होती है, ठीक है। दैट मीन्स गेमेटिक फ्यूजन कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर, इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डेवलपमेंट कहाँ होगी? वो भी बॉडी के बाहर। टेक एन एग्जाम्पल, फ्रॉग स्पर्म ले करता है वाटर में, एग्स भी वाटर में, वहाँ पे ही उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, स्पॉन से या एग्स की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनना, देन टेडपोल बनना, देन फ्रॉग बनना, ये सारा प्रोसेस भी कहाँ होगा? वाटर में। सो इस केस में क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी बाहर है, डेवलपमेंट भी बाहर है, तो हम इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस में फर्टिलाइजेशन को इन्हांस करने के लिए बहुत सारे गेमीट्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है। जितने ज़्यादा गेमीट्स होंगे फर्टिलाइजेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। लेकिन इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स।
ठीक है, उनको थ्रेट है। क्यों? क्योंकि वो अभी प्रॉपर एज अटेन नहीं कर पाते और वाटर में और उनके जो प्रेडेटर्स हैं वो उनको अडल्टहुड तक ग्रो करने नहीं भी दे सकते हैं। इस मैकेनिज्म की यही डिसएडवांटेज है कि इस केस में सर्वाइवल चांसेस एंड फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। प्रेडेशन इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से अडल्टहुड तक सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट मेथड की बात करूँ, दिस नेक्स्ट मेथड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? बॉडी के अंदर, इंटरनल, बट डेवलपमेंट कहाँ होगी? एक्सटर्नल, बाहर। ठीक है, तो जब स्पर्म्स पास होते हैं तो मेल गमीज कहाँ जाएंगे? फीमेल की बॉडी में। एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन हेल्प करेगा मेल गमीज को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करने में। इस ट्रांसफ़र के बाद जो जाइगोट है वो अंदर ही बन जाएगा, लेकिन ये बाहर आ जाएगा किसी शेल की प्रोटेक्शन में एंड बाकी की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी बॉडी के बाहर। जैसे कि बर्ड्स के केस में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, बट बर्ड्स एग ले करती हैं। ये एग एक्चुअली कंटेन करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग। इन ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए उन लेड एग्स के ऊपर बर्ड्स बैठेंगी, उनको इंक्यूबेट करेंगी एंड ग्रेजुअली व्हेन द एग शेल क्रैक्स द ऑर्गेनिज्म विल कम आउट ऑफ इट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं मेथड की बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन होनी है ट्रैक पे, डेवलपमेंट होनी है बाहर, बॉडी के बाहर। इस केस में चांसेस कैसे हैं? चांसेस ऑफ मीटिंग या फर्टिलाइजेशन आर कंपैरेटिवली बेटर, लेकिन बाहर उसके प्रेडेशन का खतरा फिर भी रहेगा, राइट। नेक्स्ट और जो सबसे अच्छा वेरिएंट है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। ये सबसे एडवांटेजियस है एम्ब्रियो के लिए। क्यों? क्योंकि इस केस में फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर और डेवलपमेंट भी बॉडी के अंदर, और जो मदर है वो एग्जैक्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है, प्रॉपर वार्मथ देती है, प्रॉपर नरिशमेंट देती है, और जहाँ जहाँ मदर मूव करती है वो एम्ब्रियो या डेवलपिंग फीटस उसके साथ मूव करता है। सो प्रेडेशन का खतरा ऑलमोस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कंपैरेटिवली हाई होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो हमने 3 बेसिक टाइप पढ़ने हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कम है, प्रेडेशन का खतरा भी ज़्यादा है। कैरेक्टर किस में देखा जाता है? एम्फीबियंस में एंड फिशेस में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंपैरेटिवली हाई है, बट डेवलपमेंट थोड़ी सी प्रेडेशन के खतरे के साथ है। ठीक है, बट वो जो शेल है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो थर्ड वेरिएंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट, ये सबसे अच्छा वेरिएंट है। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो है इसको सबसे एग्जैक्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलती है, प्रॉपर वार्मथ, प्रॉपर नरिशमेंट एंड इसमें प्रेडेशन का खतरा सबसे कम होता है। अब जब मैं फर्टिलाइजेशन की ये टाइप पढ़ती हूँ तो 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने सीखने हैं। पहला टर्म है ओविपैरिस, सेकेंड टर्म इज विविपैरिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं उनको हम ओविपैरिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट वाले ओविपैरिस हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट वाले कैसे हैं? विविपैरिस। Why viviparous? Because they give rise to babies. ठीक है, तो ये हमने लर्न करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म लर्न करना है ओवोविविपारिस।
ओवोविविपारस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हाईली योग्ड एग्स फीमेल ट्रैक्ट के अंदर ही डेवलप होता है और उस एग से बेबी डेवलप होके ही बाहर आता है, एज इन केस ऑफ रैटल स्नेक। अब ये कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम विविपैरी बिकॉज विविपैरस में मदर एंड चाइल्ड के बीच में एक कनेक्शन होता है प्लेसेंटा का, ठीक है। बट ओवोविविपैरस में जो डेवलपमेंट है बेबी की वो हेविली योक्ड एग से ही हो जाती है, मदर एंड चाइल्ड के बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 टर्म हमने फर्टिलाइजेशन के साथ सीखने हैं, ओविपैरस, विविपैरस एंड ओवोविविपैरस। ओके, हमने फर्टिलाइजेशन एंड सिंगमी की बात की, डिपेंडिंग की किस मीडियम में हो रही है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है, हमने 3 पैरामीटर्स देखे। तो अगर मैं सिंगमी की बात करूं तो सिंगमी फ्यूजिंग गमीट्स के हिसाब से भी वेरी करेगी। आइसोगमी, जब गमीट्स देखने में सिमिलर है तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोगमीट्स, और उनकी फ्यूजन से डेवलपमेंट हो रही है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, आइसोगमी, ठीक है। एक और कंडीशन है जिसको हम क्या कहते हैं, अनाइसोगमी। जैसे आइसोगमीट्स में फ्यूजिंग गमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे, अनाइसो या हेट्रोगमी में क्या होंगे, इनमें गमीट के साइज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर में फर्क होगा, क्योंकि ये गमीट्स देखने में मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हैं तो इनको हम अनाइसोगमीट्स या हेट्रोगमीट्स कहेंगे, और इसके फ्यूजन के टर्म को हमने क्या कहना है, एनाइसोगमी और हेटेरोगेमी। एक और कंडीशन भी है ऊगेमी। ऊगेमी में क्या होता है, एक नॉन मोटाइल फीमेल गमीट या एग होता है और एक छोटा मोटाइल मेल गमीट जिसको हम स्पर्म या एंथेरोजॉइड्स कहते हैं, वो उस नॉन मोटाइल फीमेल को फ्यूज करता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंगमी की बात करूं तो सिंगमी के बेसिक 2 टाइप है, अनाइसो एंड आइसो, एंड ऊगेमी इज अ टाइप ऑफ अनाइसोगेमी, ठीक है। तो आइसोगेमी में एज द नेम सजेस्ट फ्यूजिंग गमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, अनाइसो में फ्यूजिंग गमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, एंड ऊगेमी में देयर इज अ नॉन मोटाइल फीमेल एंड अ मोटाइल मेल जो स्पर्म या एंथेरोजॉइड हो सकता है, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी समझनी है, राइट। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो सिंगमी है वो गमीट के हिसाब से 2 टाइप की है। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि जो 2 गमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल, ये जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट, और इससे जो जाइगोट बनता है ये जाइगोट आगे ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगमी फ्यूजिंग गमीट के सोर्स के हिसाब से भी 2 अलग अलग काइंड्स की होती है, ठीक है। पहली है एंडोगमी। एंडोगमी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे ये जो 2 गमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल, ये कहाँ से आएंगे, सेम पेरेंट से। तो अगर यूनिपेरेंटल फर्टिलाइजेशन है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोगमी। ये प्रोसेस हमें कहाँ मिलती है, टीनिया, टेपवर्म में। टीनिया या टेपवर्म एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में है, तो यहाँ पे दोनों गमीट सेम पेरेंट की बॉडी के अंदर ही फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एंडोगमी। सेकेंड इंस्टेंस इज एक्सोगमी। एक्सो मीन्स ये अब क्या हो जाएगा, वो सेम था ये डिफरेंट हो जाएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो गमीट्स फ्यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट पेरेंट्स के थे, ठीक है। ये बाई पेरेंटल कंडीशन है, जैसे ह्यूमन, फीमेल बॉडी से फीमेल गमीट बना, मेल बॉडी से मेल गमीट आया, एंड ये अलग अलग बॉडी में थे एंड इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई है, फ्यूजन हुई है, इसीलिए ये कैसी गमी है, एक्सोगमी। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड एंडोगमी
क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड एक्सोगेमी। दैट मीन्स जब भी कंडीशन बाई पेरेंटल होगी, किस तरह की फर्टिलाइजेशन होगी? क्रॉस। जब भी कंडीशन यूनिपेरेंटल होगी, तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन होगी सेल्फ। लेकिन अगर मैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करती हूँ तो कुछ हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थवर्म्स, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। आइडल कंडीशन में यूनिपेरेंटल कंडीशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, बट इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने का रीज़न है कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहले भी एक बार डिस्कस किया है। जैसे अर्थवर्म के केस में देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड प्रोटैंडरी। प्रोटैंडरी में क्या होता है? मेल ऑर्गन्स पहले मैच्योर होते हैं, मेल ऑर्गन फंक्शनल है बट फीमेल ऑर्गन्स आर नॉन फंक्शनल। इस कंडीशन में ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके आगे की डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो जनरल रूल के हिसाब से यूनिपेरेंटल कंडीशंस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, बाय पेरेंटल कंडीशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर होते हैं तो हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो कर सकते हैं। ओके।